बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। इस वक्त जो ख़ुत्ते की सूरत हाल है मिडल ईस्ट की, अगर हम बात करते हैं तो मुसलसल जंग के शोले हमें ऊपर होते दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी ख़बर मौसूल हुई है अभी तक की, आज तक की, यह सबसे बड़ी ख़बर यह है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई उनकी शहादत हो गई है। और अमेरिका की जानिब से कल से ही ये दावा किया जा रहा है सदर ट्रंप की जानिब से, लेकिन आज बाकायदा तौर पर जो ईरान का सरकारी मीडिया है उनकी जानिब से इस शहादत की बाकायदा तौर पर जो है वो तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हो गए हैं। सुप्रीम लीडर ख़ामनाई की बेटी, उनके दामाद और बहू और नवासी के भी शहीद होने की खबरें ईरानी मीडिया की जानिब से दी जा रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो शहादत है वो उनके दफ्तर में हुई। उनके कंपाउंड पर अमरीकी और इसराइल की जानिब से हमले किए गए और तकरीबन 30 के करीब रॉकेट मिसाइल जो है वो वहाँ पर दागे गए और उसी के नतीजे में आयतुल्लाह ख़ामनाई भी शहीद हो गए। 89 से लेकर आज 2026 तक वो सुप्रीम लीडर रहे हैं ईरान के, यानी तकरीबन कोई 37-38 साल का ये दौरानिया बनता है कि आयतुल्लाह खुमैनी के बाद से ये उनके जानशीन बने और 89 से लेकर आज तक ये सुप्रीम लीडर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। उधर ईरान के रहबर आला की शहादत के बाद इराक़ में जो मुक़द्दस रोज़ा जात है उन पर लाल रंग के बरकी कुमकुमे जला दिए गए हैं, जिनका मकसद और जिनका मतलब है इनकलाब। लाल रंग इनकलाब की अलामत है। और साथ ही साथ इस शहादत पर, आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर एक हफ़्ते के लिए सोग का ऐलान किया गया है, एक हफ़्ते की आम तातील का ऐलान किया गया है और 40 दिन के लिए सोग का भी ऐलान कर दिया गया है। इधर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं। कराची में कौंसल खाने, अमरीकी कौंसल खाने की तरफ उन्होंने रुख किया है, एहतजाज किया है, नारेबाजी की है अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। और इसी दौरान, इन्हीं झड़पों के दौरान अभी तक जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, तकरीबन 10 से 12 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं और दूसरी जानिब 28 से ज़ायद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में इस वक्त सूरत हाल कशीदा है क्योंकि मुज़ाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं, हाथों में उन्होंने तस्वीरें उठा रखी हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई की और इजहार किया जा रहा है गम और गुस्से का अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ कि पहले इसराइल अमेरिका मिलकर जो है वो गज़ा में, फ़लस्तीन में क्या कुछ करते रहे और अब ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। और ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है उनको बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और सदर ट्रंप आते हैं ऐसी सूरत हाल में स्क्रीन पर और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर बड़े फ़ख्र से ये बताया जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस के आगे ईरान कुछ भी नहीं है। यानी कि मोसाद के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से जिक्र किया कि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी कि हमने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। सुप्रीम लीडर को उनके कंपाउंड में पहुँच कर जो है वो निशाना बनाया गया है। लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के बाहर बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन जमा है, उनको मुंतशिर करने के लिए वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर एहतजाज करें। आप ईरान का साथ देना चाहते हैं, आप ज़रूर दीजिए, आप रोड्स पर भी निकलिए, आप आयतुल्लाह ख़ामनाई सुप्रीम लीडर जो कि ईरान के वो शहीद हुए हैं उसकी मज़म्मत भी कीजिए, लेकिन अपने सरकारी इमलाक को, अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन भी हर तरफ मौजूद है। हमने एक एक कदम बड़ा फूंक कर उठाना है। अगर घर में हम लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर जो बैरूनी दुश्मन है, जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं, उनको मौका मिल जाएगा कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इत्तेहाद नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, ये तो अपना घर खुद जला रहे हैं, तो इनको निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी होने के नाते कि आप लोग ज़रूर मज़म्मत भी कीजिए, गम गुस्से का इजहार भी कीजिए, लेकिन अपनी सरकारी इमलाक को, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपस में हमने नहीं लड़ना, हम लोगों ने आपस में मुत्तहिद होना है तो ही दुश्मन का हम मुकाबला कर सकेंगे। ईरानी मीडिया के जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनाई का आखिरी पैगाम भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है और आखिरी पैगाम में आयतुल्लाह ख़ामनाई की जो शेयर किया गया है उसमें ये लिखा गया है कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह से जानती है, ये जानती है कि क्या करना है।
साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल भी नकल किया गया है इसी पोस्ट के दौरान, जिसमें ये लिखा गया है कि मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बात नहीं करेगा। ये ईरानी मीडिया की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनाई का आखिरी पैगाम जो उनकी जानिब से रिकॉर्ड किया गया था, ये सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई हमारे इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं है, ये मुसलसल सदर ट्रंप की जानिब से बताया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मजम्मत करते हुए सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा ईरान और पाकिस्तान की आवाम के लिए सोगवार दिन है, हम दुखी हैं। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद ये भी कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह से गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। हम सब आपके साथ हैं। शहरियों से दरख्वास्त है वो कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें, ये भी कहा गया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा 89 न्यूज़ हाफिज़ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जी, और मुजाहिरीन के आसपास ही वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितना गम गुस्सा है, पुलिस मौजूद है, इस वक्त सिचुएशन क्या कंट्रोल में है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाफिज़ अब्दुल रहमान बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या मनासिर आप देख रहे हैं? वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब के बाद साथ जो अमेरिकन कौंसलेट है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अमेरिकी जारहियत के खिलाफ जो है ईरान के खिलाफ की गई है। उस हवाले से लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अमेरिकन कौंसलेट के बाद जो है वो एहतजाजी धरना दिए हुए बैठे हुए थे कि इस दौरान कुछ लोगों ने अपना अमेरिकन कौंसलेट की जानिब से अपना जाने की कोशिश की, तो इस दौरान वो पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त शेलिंग की गई है। शेलिंग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो थे वो उनको अपना मुंतशिर हो गए, उनको भागना पड़ा। जिस दौरान वो आए अपना उनसे अपना स्टेज से उनको इकट्ठे करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस दौरान वो पुलिस की जानिब से जो है इतनी ज़बरदस्त शेलिंग की गई है कि जिसमें बच्चे, खवातीन और नौजवान जो थे उनके साथ उनकी आंखों के अंदर पानी और उनके गले के खार और उनकी आंखें मलते हुए जो है वो दूसरी जानिब जो है वो भाग गए हैं। तो दोबारा उनको जो है वो इकट्ठे किया गया। इस दौरान जो है वो उनको बाहर जो है अमेरिकन कौंसलेट के बाद जो है वो टायरों को और दूसरी अपना चीजें कुछ ऐसी थी जिनको अपना जलाया भी गया है। तो कोशिश जो उनकी थी मुजाहिरीन की वो अपना अमेरिकन कौंसलेट के अंदर दाखिल होने की थी, लेकिन जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो उनको जबरदस्ती जो है वो शेलिंग करके जो है उनको रोक दिया गया है और दोबारा जो है वो मजमे को जो है वो दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग जो है वो इर्द गिर्द जो है वो मुंतशिर होकर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिनके खवातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, और वो अपनी जगह से हटे तो नहीं लेकिन दूर दूर तक जाकर जो है वो दोबारा बैठ गए हैं और उनको अपना इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वो तो दोबारा जो है वो उस जगह पे आकर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन शेलिंग जो है वो इतनी ज्यादा उनकी अपना धुआं जो है वो इस कदर था कि लोगों की आंखें और लोगों के गले और लोग जो है वो भागने पर मजबूर हो गए। आज रोजे का दिन था, खवातीन और नौजवानों ने जो रोजे रखे हुए थे, जब इतनी जबरदस्त शेलिंग की गई है तो उनके अंदर जो है वो पहले भी गम गुस्सा था, लेकिन इस दौरान उनके हुकूमत के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ उनके साथ मजीद जो है उनके अंदर गम गुस्से की एक शिद्दत जो है वो बढ़ गई है। वो दूर दूर खड़े होकर जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और अपने जज्बात का और अपने गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो अभी जो अपना उन्होंने मकाम छोड़ा नहीं, लेकिन दूर दूर तक चले गए हैं। अपना मुख्तलिफ मकामात जो इर्द गिर्द की सड़कें हैं वहाँ पर खवातीन भी बैठी हुई हैं, नौजवान भी बैठे हुए हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन और अपने जो है वो एहतजाज धरने के लिए दोबारा इकट्ठे होने के लिए अपना जहाँ मुंतशिर हुए थे उनको कॉल किया जा रहा है कि दोबारा आप इस जगह पर मुकाम पर आए। उनका कहना था कि हमारा धरना जो था अपना उनके मुकर्रीन का कहना था कि वो पुरअमन था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग करके एक जो है पुरअमन एहतजाजी धरने के अंदर जो है मजीद गुस्सा पैदा करने की कोशिश की गई है। हमारा जो धरना है वो हम पुरअमन रहेंगे, हमारा किसी के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ है और पाकिस्तानी हुकूमत ने इसमें फरीक बनने की कोशिश की है। लिहाजा पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इस पुरअमन एहतजाज को और धरने को जो है वो अपना हमें ना छेड़ा जाए। हम अपना ऐसी किसी अपना फसाद
या दंगा की अपना पोजीशन में अपनी कोशिश नहीं करते, ना हमारे कोई ऐसा एजेंडा है। हम पुरअमन एहतजाज के जरिए जो है अपने गुस्से का और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका ने एक खुली और नंगी और जंग अपने फसा जो की है अपना ईरान के खिलाफ, उसका हमारा पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम चाहे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका जो है वो और इसराइल ने जो मिलकर जो है वो ईरान के खिलाफ जो एक महाज खोला है, ये अपना बिल्कुल जो है वो एक गैर मुनसिफाना था और इसमें जो है वो आने वाले दिनों में ये मजीद आगे भी फैल सकता है। उन्होंने अपना मुजाहरीन को अपना के साथ जो मुकर्रीन खिताब कर रहे थे वो एक बार बार यही दर्ज दे रहे थे कि उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होना चाहिए, उनको यकजा होना चाहिए और पूरी उम्मत मोहम्मदिया को और उम्मत मुसलमान को इकट्ठे होकर एक पैगाम देना चाहिए कि कुफार के खिलाफ जो है वो मुसलमान मुत्तहिद हैं, ताकि कुफार को किसी किस्म का मुसलमानों के खिलाफ ऐसा एक्शन ना लेना पड़े जिसकी वजह से अपना पूरी उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो है वो गम गुस्सा, ये परेशानी या मसाइल का शिकार हो। जी ठीक है हाफिज़ अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और लाहौर में जो कशीदा सूरत हाल है उसके हवाले से आप हमें बता रहे थे कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ और अमरीकी जारियत के ख़िलाफ़, और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है जिसके नतीजे में उनको मुंतशिर तो कर दिया गया है, लेकिन दोबारा से लोग वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आप ज़रूर एहतजाज कीजिए, आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने बहन भाइयों को, अपनी सरकारी इमलाक को, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज कीजिए। हाफिज़ अब्दुर्रहमान, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद शेर काजी साहब हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के, उनसे बात कर लेते हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं हम इस ट्रांसमिशन में। काजी साहब, मुझे सर ये बताइए कि ईरान का कितना बड़ा नुकसान हो गया है और ये कशीदगी कितनी बढ़ सकती है आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद? मेरा ख्याल है कि इस चीज को समझने के लिए हमें तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ईरान के अंदर हुकूमती सतह पर इसकी कोई तैयारी थी। अगर कोई तैयारी थी और ज़हनी तौर पे वो तैयार थे कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो हम उसे कैसे डील करेंगे, उसे कैसे निपटेंगे, पहली तो ये है। और वो रिएक्शन हमें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 24 से 48 घंटों के अंदर होता हुआ नजर आएगा। ठीक। दूसरा, क्या ईरान ने इस पैमाने पर नुकसान की तैयारी की थी? ये हम दिफाई तजिए से बात करें कि एक दिफाई सतह पर क्या ईरान इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार था, और अगर वो इन चीज़ों के लिए तैयार था तो जो जवाबी कार्रवाई होगी वो भी हमें 24 से 48 घंटों में होती हुई नजर आएगी। तीसरा, एक ज़रा जज्बाती सतह पर होगा कि क्या जज्बाती सतह पर ईरान के लोग इस किस्म की चीज़ के लिए तैयार थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कुछ फरमाया उसमें कुछ ऐसी वाजिब बुनियादें बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज करवाया जाए, और वो रिजीम चेंज इसी सूरत मुमकिन था कि हम जो है वो आयतुल्लाह ख़ामनेई को रास्ते से हटा दें। अब चूंकि हमने हटा दिया है, ईरान के लोगों पर भी शायद उनके मुताबिक लाजिम हो गया है कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करें, और उस जवाबी कार्रवाई की सूरत में जो भी रिजीम ईरान में आए वो अमेरिका के साथ मज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और अमेरिका के साथ उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करे जो उसका ख्याल है कि बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से इस नुकसान को लिया जाएगा। शायद जज्बाती सतह पर यह बहुत बड़ा नुकसान हो, लेकिन अगर ईरान ने अपनी कौमी सलामती और अपने दिफा के लिए कोई प्लान बनाया, कोई तैयारी की है, तो उसके अंदर आई एम श्योर कि ये तमाम चीज़ें शामिल थीं, क्योंकि जिस स्पीड से ईरान के अंदर तब्दीली की बातें की जा रही थी उस तरह से चेंज नहीं आया, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तैयारी थी। अब बावजूद इसके कि ये सदमा बहुत बड़ा है उनके लिए, इससे रिकवर करना भी शायद इतना ही आसान होगा और वो हमें उसकी जवाबी कार्रवाई में नजर आएगा। ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद है जी उमैर सरदार हैं, माहिर हैं आलमी अमूर के। उमैर साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। उमैर साहब, सवाल ईरान के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हो गया है कि 89 से लेकर आज तक आयतुल्लाह ख़ामनेई सुप्रीम लीडर रहे और अब ईरान के लिए फ़ैसले करना या जवाबी कार्रवाई करना कितना मुश्किल होगा, कितना उनके लिए टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, मेरा नाम उमैर सरदार नहीं है, मेरा नाम हैदर अली है। जी, माजरत सर। एंड या श्योर, इट्स ऑल राइट, no problem with that.
जहाँ तक ताल्लुक है ईरान के रिस्पांस का और ईरान के रद्द-ए-अमल का, तो ईरान का रद्द-ए-अमल यकीनन वैसा नहीं होगा जैसा हम माज़ी में देखते हुए आए हैं, क्योंकि जिस तरह की स्ट्राइक्स इसराइल और अमेरिका की जानिब से की गई हैं, इनको डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कहा जाता है, यानी ये लीडरशिप को ख़त्म करने वाली स्ट्राइक्स होती हैं। इसके बाद यकीनन एक बहरान पैदा होता है, एक सियासी बहरान भी पैदा हो सकता है ईरान के अंदर, एक समाजी बहरान भी पैदा हो सकता है, जिसके दूर असरात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस वक्त इस तरह का कोई अटैक होता है, इस तरह की कोई स्ट्राइक होती है जिसमें आपकी टॉप लीडरशिप जो है वो मर जाती है या फिर इरेडिकेट कर दी जाती है, तो उसके बाद जो आपके सेकंड इन कमांड होते हैं उनको आना पड़ता है, उनको पोजीशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद उनकी जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द नेगोशिएशन दैट दे आर गोइंग टू डू, वो नहीं हो सकती जो कि पहले होती है। तो यकीनन इस बहरान के बाद ईरान की पोजीशन थोड़ी वीक ज़रूर होगी, लेकिन ईरान अपनी पोजीशन पर मुस्तकिम रहेगा, कायम रहेगा, अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जो कि हर मुल्क जो है वो अपना हक समझता है बैनुल-अक़वामी उमूर में कि उसकी सालमियत, उसकी सॉवरेनिटी और उसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो बरकरार रहे। ठीक, मैं आना चाहूँगी मोहम्मद शेर साहब आपकी तरफ के किस तरह से जो है वो ईरान पहले ही उन ममालिक पर हमला कर रहा है जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, बेसिस मौजूद हैं। ईरान क्या मज़ीद शिद्दत के साथ उन्हीं ममालिक पर हमला करेगा या फिर वो डायरेक्ट इसराइल और अमेरिका को भी निशाना बनाने की इस वक्त सलाहियत रखता है? अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज़ों की तस्हीह करने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि ईरान उन मुल्कों को टारगेट नहीं कर रहा। ये बात उसने कौमी सलामती में जो कल हंगामी इजलास हुआ उसमें भी कही कि हमारा टारगेट वो मुल्क नहीं है, हमारा उनके साथ कोई मसला नहीं है, हमारा बुनियादी मसला उन अड्डों के साथ है जिनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप इस वक्त हक़ दिफा की बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की नज़र से, तो ये इलाके हमारे लिए जायज़ टारगेट बन जाते हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो इसके अंदर देखने वाली या गौर तरफ बात है वो ये है कि ईरान ने इस दफ़ा फिर अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में ये भी कहा कि वो इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहता। वो मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद था, चीज़ें नेगोशिएट की जा रही थी, और अमेरिका और इसराइल ने एक तरफा कार्रवाई करके ना सिर्फ उन तमाम डील्स को सबोताज किया बल्कि उसके साथ साथ एक अमन का मसला भी बना दिया, जिसका मतलब है कि ईरान की पोजीशन अपनी जगह पे कुछ हद तक क्लियर थी। अब अगर हम इसको तारीख के तनाजुर में देखेंगे तो फिर ये बात मुश्किल से पेचीदा होती चली जाएगी कि यहाँ पर पहले किसने डील को वायलेट किया, कौन था जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, इन मुआहदों में आने का, इनसे अचानक निकल जाने का, इन पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का किसको फायदा हुआ, किसने कहाँ पे किस डील को कब वायलेट किया, कहाँ पे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, वो खिलाफ वर्जी किसकी जानिब से की गई, वो पार्टीज कौन थी जिनके दरमियान मुआहदे होने थे, मीडिएटर्स क्यों बाहर निकल गए, नए मीडिएटर्स क्यों आए। ये बहुत लंबी बहस हो जाती है, लेकिन कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, समझने की बात यह है कि अगर हम इसको इक्वेट करेंगे कि ईरान उन ममालिक को टारगेट कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसा पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके दूररस नताइज होंगे। बेसिस में और कंट्रीज की सॉवरेनिटी में बहुत फर्क होता है, और मेरा ख्याल है कि ईरान उस फर्क को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, बावजूद इसके कि हालात कशीदा से कशीदा तर होते चले सिर्फ इसलिए जाएंगे कि रिस्ट्रेंट दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं है। काजी साहब, बिल्कुल ईरान की जानिब से तो पहले ही बता दिया गया था कि अगर अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से हमले किए जाते हैं तो उन ममालिक जिन्होंने अमेरिका को हवाई अड्डे बेसिस दे रखी हैं, मैं उन बेसिस पर ही हमला करूंगा। ईरान की जानिब से कई बार इस चीज़ को पहले ही क्लियर किया जा चुका है। अब यहाँ पर आबनाए हरमुज़ को बंद करना या इस हालत को मजीद कशीदा करना ईरान के कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक, अब यहाँ पर बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि हम इसको उस तरह से किसी ऐसी डायरेक्शन में हवा ना दें कि ये मामला बजाय सुलझने के मजीद उलझ जाए। ठीक है हैदर अली खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो अमेरिका क्या कामयाब हो गया है रजीम चेंज करने में, क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से जो अब बयानात आ रहे हैं, जो उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान की नई लीडरशिप आई है, मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा लेकिन मैं जानता हूं कि वो कौन है और वो बेहतर हैं, वो ये भी कह रहे हैं।
जी जी, थैंक यू फॉर जी आस्किंग हैदर दिस वेरी साहब। पर्टिनेंट क्वेश्चन। जो जो अमेरिकन क्लेम्स हैं कि उन्होंने रिजीम चेंज कर लिया है, नहीं, रिजीम चेंज अभी नहीं हुआ है। हम्म। जो इस्लामिक रिपब्लिक है, इट इज़ स्टिल अलाइव, वो अभी भी मौजूद है। और उसकी जो अभी इस वक्त जो टॉप लीडरशिप है वो ऑफ कोर्स इन स्ट्राइक्स में जाँ बहक हुए हैं, लेकिन वो उनको रिप्लेस ज़रूर करेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो सिर्फ एक सेटअप का नाम नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर या एक सिस्टम का नाम नहीं है, वो एक हम्म। आइडियोलॉजी का नाम भी है। जिस वक्त तक वो नज़रिया, वो सोच, वो समाज में रहेगी, और जिस वक्त तक उसको तक़वियत मिलेगी अवाम की जानिब से, ईरानी अवाम की जानिब से, उस वक्त तक ये निज़ाम मौजूद रहेगा। अनटिल के अमेरिका जो है वो कोई कू करने की कोशिश करता है, जो कि यूजुअली एक उनकी हिस्ट्री का पार्ट रहा है। लेकिन until then, Iranian regime is going to, Iranian government, apologies, is going to survive. ठीक, हैदर साहब मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम लीडर की शहादत, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उनके जाँ बहक होने के बाद आर्मी चीफ की भी हमने खबर सुनी कि वो भी ईरानी मीडिया ही क्लेम कर रहा है और अरब मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त जो ईरान है, कौन मौजूद है ईरान का साथ देने के लिए, या फिर ईरान बिल्कुल अकेला रह गया? और दूसरा मामला ये बताइएगा कि क्या कशीदगी बढ़ रही है, कौन कौन से मजीद ममालिक हैं जो इस आग की लपेट में आ सकते हैं? बिल्कुल, इस वक्त आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं, इस स्ट्राइक में जो यूएस की जानिब से की गई है। आर्मी चीफ की भी खबर मौजूद है, और उसके अलावा डिफेंस काउंसिल के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे जी। उनके, अली शमखानी, वो भी इसमें इस स्ट्राइक में जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अभी इस वक्त भी स्ट्राइक्स हो रही हैं वक्तन फवक्तन, क्योंकि यूएस के और इसराइल के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको खत्म करना है, या उनको इतना डिग्रेड कर देना है कि वो रिस्पॉन्ड ना कर सकें। और दूसरी डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हैं, ताकि इनको लीडरशिप का क्राइसिस क्रिएट किया जाए। लीडरशिप का क्राइसिस क्रिएट करने की वजह से वहां पर एक बहरान क्रिएट हो सकता है। रीजन में जो उनका खित्ता है, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया में इस वक्त ईरान अकेला है। सफारती महाज पर ईरान इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, क्योंकि जो रीजन के अंदर अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक्स किए गए थे, ये तो वक्त बताएगा कि वो अटैक्स ठीक थे, गलत थे, उनके दूरस नताइज क्या निकलेंगे, अभी ये कबल वक्त है। लेकिन उसकी वजह से ईरान को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है खित्ते में, सफारती महाज के ऊपर। तो अभी अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स दे आर ऑन गोइंग, अभी एक प्रोसेस है, चल रहा है, और अभी इसके बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अलबत्ता यही दो हैं, ईरान की लीडरशिप को ख़त्म किया जाए और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कम से कम कर दिया जाए, ताकि वो कोई जवाब ना दे सके। ठीक है ब्रिगेडियर डार साहब, ये बताइएगा कि एक तो ईरान का ये कितना बड़ा नुकसान हो गया है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है उनकी अमवात वाक़या हो जाना, ख़ास तौर पर आयतुल्लाह ख़ामेनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं, और इस मामले के बाद ईरान की जानिब से कितना सख्त जवाब आने वाला है, कशीदगी मज़ीद कितनी बढ़ सकती है इस वक्त? देखिए, ये जो इनकी शहादत हुई है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें बेसिकली यही है कि जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप होती है, उसकी एक तो सिंबॉलिक वैल्यू होती है, और दूसरा ये है कि जो ईरान का सिस्टम है जिसके तहत आयतुल्लाह ख़ामेनी आए और वो टॉप लीडर बने, वो उस लिहाज से वो इस सिस्टम का जो अभी कायम है इधर ईरान में, उसके वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थे। तो उनको एक बड़ा दचका मैं समझता हूँ कि पहुँचा है, और अभी ऑफ कोर्स वो चूँकि अपना जो सक्सेसर है वो नॉमिनेट कर गए थे, तो शायद इनकी एब्सेंस का क्राइसिस इतना ज़्यादा ना हो। लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और एक जो क्लियर डायरेक्शन मिल रही थी लोगों को, उसमें टेम्परेरी एक शायद सस्पेंशन है। बट ये ऐसा सिस्टम है, जाहिर है अब ये शहीद हुए हैं तो इनकी जगह पे जो भी आएंगे, इनके साथ एक पूरी एक काउंसिल होती है एडवाइजर्स की जो काम करती है, तो वो इनको लेके आगे चलेंगे। और आई एम श्योर के उस लिहाज से रजीम में एज सच मसला नहीं होगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स इस वक्त पेश आ रहे हैं अमरीकी और इजरायली हमले की वजह से, वो तो ज़ाहिर है ईरान को फेस करना पड़ेंगे। थैंक यू।
ठीक, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि अभी रजीम चेंज जो है वो उस तरह से, लेकिन अगर हम सदर ट्रंप का बयान देखते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे मालूम है कि इस वक्त ईरान की लीडरशिप किसके हाथ में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी आया है वो बेहतर है। जी, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनके जहन में कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो वो समझते हैं कि अगर उनको ईरान में पावर में लाया जाए तो जिस तरह से वो चाहते हैं कि ईरान एज ए स्टेट बिहेव करे इस मशरक़ वस्ता के अंदर, अपने आप को मशरक़ वस्ता में और दुनिया का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करे, तो वो उनके जहन में डेफिनेटली कुछ लोग हैं, इसलिए उन्होंने उसकी इंडिकेशन तो दी है, लेकिन नाम उनको उनके नहीं बताए। बट मैं समझता हूँ जो देखने में सामने आ रहा है, प्रोबेबली जो अभी इनके प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान, आई थिंक कि वो एक मुझे लगता है, आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, बट मुझे लगता है कि वो एक सुटेबल ऐसे शख्स लगते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगे अमेरिका को भी, बाकी वर्ल्ड कम्युनिटी को, और उसके साथ शायद ये जो अली लारीजानी हैं, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इनके आप कह लें कि कोई एक्सट्रीमिस्ट दुनिया के लिहाज से वो व्यूज़ नहीं है, तो प्रोबेबली ये एक्सेप्टेबल है। और भी कुछ लोग होंगे, ज़ाहिर एक पूरी टीम इनकी अमेरिका की नज़र में होगी जो कि ईरान को स्टीयर करे, ईरान को गवर्न करे और ईरान को दुनिया के साथ पॉलिटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करे, ताकि ईरान भी जो है वो स्टेबलाइज हो। ईरान के लोगों के जो मसाइल हैं जो कि बहुत सीरियस है, इकोनॉमिक मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, वो जो है उनको उनके भी हल की तरफ बढ़ा जाए। तो ये इस तरह से मेरा ख्याल है उन्होंने एक इंडिकेशन दी है जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। वो प्रोबेबली ईरान को, इससे ये भी लगता है कि प्रोबेबली अमेरिका की ऐसी डिजायर नहीं है कि ईरान को टेरिटोरियली डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, या ईरान के अंदर कुछ ऐसा किया जाए कि एक वाइड स्प्रेड कंफ्यूजन और क्यास जो है वो मच जाए और स्टेट अथॉरिटी जो है उसका कंट्रोल ही ना रहे मुल्क पे। मेरा ख्याल है अमेरिका ये भी नहीं चाहता। तो उस लिहाज से अगर देखें जो इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं, वो इंडिकेशन मुझे लगता है पॉजिटिव हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा चूंकि इनका क्रेडिबिलिटी का मसला है प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो डेफिनेटली इनके बयान के ऊपर एक हतमी राय देना जो है वो लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक, डॉक्टर साहब मुझे सर ये बताइए कि आपने कहा कि जो कुछ लीडरशिप का आपने नाम लिया है, मसूद पज़ेश्कियान साहब जो कि सदर हैं ईरान के, उनका आपने हवाला दिया, अली लारीजानी साहब का हवाला दिया कि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं टेबल टॉक पे या फिर अमेरिका के जो है वो कुछ ना कुछ मतलब मंजूर नज़र हो सकते हैं। मुझे सर ये बताइए कि 2, 3 या 4 लीडर्स अगर ईरान में ऐसे आ जाते हैं जिनसे अमेरिका खुश हो जाए या फिर उसे लगे कि ये मामलात को सेटल डाउन कर सकते हैं अमेरिका की मर्जी के मुताबिक, तो सर अवाम का रद्द अमल, जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका रद्द अमल, क्या वो सब मिलकर जो है वो एक मजीद कियास नहीं पैदा हो जाएगा? देखिए, इस वक्त ईरान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी जो अटैक हो गया है और इसके नतीजे में जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, सिविलियन टारगेट्स की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, लोगों की भी, और हर किस्म के टारगेट्स जो हैं वो एंगेज हो रहे हैं। अभी ईरान को ये चाहिए, अगर मुकाबला कर सकता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक जो रिएक्शन दिया है ईरान ने, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि ईरान की इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है कि वो इस वार को प्रोलॉन्ग कर सके, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग कर जाता है फिर इस्राइल की जो कैपेसिटी है प्रोलॉन्ग वार करने की वो नहीं है। ठीक, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है इजराइल और अमेरिका के नक्सस को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईरान को इस मसले के हल की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ पे ये जो अटैक्स हैं ये रुके, वार रुके,
और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि यही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जंग से कुछ हासिल नहीं होना, जंग का एंड जो है वो भी मुज़ाकरात ही है। बिल्कुल। तो अर्लियर द नेगोशिएशन स्टार्ट्स द बेटर फॉर ईरान, क्योंकि अमेरिका जैसी ताकत को लड़ना डेफिनेटली मुश्किल तो होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर हमारे किसी सेंसिटिव एसेट को ईरान ने टारगेट किया तो उसका हम ऐसा जवाब देंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया। ये भी एक एक्सट्रीम थ्रेट है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, इनको वे करते हुए ईरान की जो अभी मौजूदा लीडरशिप है इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है और किस तरह से इस बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से हमने मुल्क को बाहर निकालना है, अपने अवाम को बाहर निकालना है। क्योंकि ज़्यादा तबाही जो है अगर वो हो गई तो फिर ईरान को बहुत ज़्यादा सरमाया लगाना पड़ेगा उसको दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए। तो बेहतर है कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। जब मुज़ाकरात की तरफ अगर ईरान विलिंगनेस शो करेगा और तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो कुछ अमेरिका को भी कन्विंस कर लेगी कि जंग को बंद किया जाए। तो एक प्रोबेबली पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ हम चले जाएंगे और उसके जाने की उम्मीद जो है वो बेहतर हो जाएगी। ऑलरेडी आपको पता है यूएन के अंदर ये मामला ले जाया जा चुका है। तो अगर दोनों साइडों से कुछ पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड होती है तो हो सकता है कि यूएन के लेवल पे कुछ पॉजिटिव आउटकम जो है वो इसकी हो जाए। थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमें ज्वाइन किया है जी उमैर सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं आप आलमी अमूर के, आपको हम ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उमैर साहब आपसे जानना चाहूँगी, आयतुल्लाह ख़ामनेई यकीनी तौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है उनकी शहादत, कशीदगी में कितना इजाफा हो सकता है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो। उसके अलावा डेफिनेटली ये जो ख़ामेनेई साहब की जो शहादत है यकीनी तौर के ऊपर ये ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम है और इसके रीजनल इम्पैक्ट्स और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली अनफोल्ड होते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। और जो कशीदगी मशरिक़ वस्ता में अभी बन चुकी है उसके हवाले से सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या, जिस तरह वीडियो साहब ने भी बात की, कि क्या ईरान इस पोजीशन में है कि वो इस वॉर को या इस कन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग कर सके। अगर तो ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है, जिस तरह से वो गुज़श्ता 1-1.5-2 दिन से इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोलॉन्ग, तो यकीनी तौर के ऊपर जो इसका इम्पैक्ट होगा वो अमेरिका के लिए अगर नहीं तो कम से कम इजराइल के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि इजराइल की से भी ये चीज़ हमें पिछले कन्फ्लिक्ट जो पिछले साल हुआ था उससे भी और अभी भी जो हुआ है उससे भी हमें ये चीज़ तो इस चीज़ का तो इदराक हो चुका है कि जो इजराइल की दफाई सलाहियत है वो भी नाकाबिले तस्खीर जिस तरह पेश किया जा रहा था वैसे नहीं है, बल्कि उसमें भी उनके नुकसानात बहरहाल होते हैं। तो इस हवाले से इजराइल के हवाले से इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। और जिस तरह से ईरान ने यूएई और बाकी कतर और इस तरह के ममालिक को टारगेट किया है तो यकीनन इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ती जा रही है। और ना सिर्फ प्राइस बढ़ती जा रही है बल्कि आप देखें तो यूएई जिसको सेफ हेवन कहा जाता था, एक हवाले से लोग वहाँ पे शॉपिंग के गर्ज से और बाकी जो मामलात थे उस गर्ज से जाते थे और उसको बड़ा सेफेस्ट जो है वो प्लेस डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर लिया जाता था। लेकिन इस तरह की ऑप्टिक्स जो एकदम आपको मिसाइल्स और रॉकेट्स की सूरत पे नजर आई हैं तो यकीनी तौर के ऊपर यूएई और बाकी इस तरह के ममालिक में भी एक तशवीश पाई जाती है। और देखना ये है कि इसको जो अमल था, जो मुज़ाकराती अमल था, ईरान उसमें ऑप्टिमिस्टिक था और जो खबरें भी आ रही थी वो यही थी कि ईरान ने काफ़ी हद तक चीज़ों को संजीदगी से लेते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की जो शराइत थी उन पे खासी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी थी। तो क्या वो उसको रिज्यूम करना चाहेंगे और अगर करना चाहेंगे तो वो किन शराइत पे आगे चलेंगे, क्योंकि जो नुकसान है वो
बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ना सिर्फ अगर आप देखें खामेनाई साहब की शहादत अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो भी, और साथ ही साथ में जो उनकी लीडरशिप को डिकैपिटेशन की तरफ गए हैं ये लोग, तो यकीनी तौर के ऊपर कॉस्ट बढ़ाने के लिए ईरान कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है और कितना बार्गेनिंग टेबल पे किस तरह आएगा, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी अनफोल्डेड इन नियर फ्यूचर। ठीक है, काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर मुझे बताइएगा, जिस तरह से ये बात हुई कि जो मिडिल ईस्ट हैं वो ममालिक यूएई की अगर हम बात करें तो उसे सिक्योर तरीन कंट्रीज़ में शामिल किया जाता है, यानी सेफेस्ट कंट्रीज़, लेकिन आज वहाँ पर जो कुछ हो रहा है कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो कह रही हैं लोगों को कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने आप को महफूज बनाइए और अपने अपने इलाकों में वापस चले जाइए, लेकिन मुमकिन नहीं है। फ़ज़ाई हदूद इस वक्त वहाँ पर बंद है, लोगों के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, और 100 ऑफ नेशंस हैं जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि माजी में ऐसा नहीं मेरा ख्याल देखा गया कि किसी भी मुल्क ने अमरीकी बेसिस को निशाना बना दिया गया हो। आने वाले वक्त में क्या कोई भी मुल्क अमेरिका को बेसिस, हवाई अड्डे देने से पहले सोचेगा तो ज़रूर? मेरा ख्याल है कि मसला यहाँ पे हवाई अड्डे देने या ना देने का, या जंगी साजो सामान रखने के लिए जो है वो इलाकाई हदूद देने या ना देने का नहीं है। ठीक, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका का जो किरदार रहा है वो हमने खलीजी जंग के बाद देखा कि काफ़ी हद तक बढ़ गया, और उसमें कई ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी कौमी सलामती को अमेरिका की इलाकाई सलामती के साथ जोड़ दिया। तो ये जितने हवाई अड्डे, जितने बहरी अड्डे आप देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में, ये उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का एक एक्सटेंशन है। अब उस एक्सटेंशन से हट के अगर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि क्या इनके पास अपनी कौमी सलामती का दिफा करने की एक दाखिली सतह पर कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है, तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि हाँ, असलहा तो बहुत ज़्यादा है, अफवाज भी हैं, लेकिन उनके पास अभी लड़ने की वो सकत मौजूद नहीं है। तो इनका जो इन्हसार अमेरिका की कौमी सलामती के साथ अपनी कौमी सलामती को जोड़ने में है, उसके साथ रह गया अमेरिका के हवाई अड्डों या फौजी अड्डों पर निशाने दागने का। माजी में कई बार ये मिसालें हमें मिली हैं। अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयर बेस भी जो थी एक वक्त पे काफ़ी हद तक इनसिक्योर थी। अफ्रीका के अंदर हमने देखा कई जगहों पे इनको ये इनसिक्योरिटी फेस करना पड़ी, और जहां पर अफवाज तैनात होती हैं वहां पे ये खतरा हमेशा रहता है। सही। अब देखना ये इस खतरे से बढ़ के है कि क्या ये जितने लोग मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं, ये इस लड़ाई को कम करवाने के लिए कोई ऐसा लाया है अमल तरतीब देने की कोई सलाहियत रखते हैं या उसकी तरफ जाएंगे। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में भी ये बात कही कि जी हम तो पहले ही निगोशिएशंस करवा रहे थे, हमें खुद समझ नहीं आ रहा ये बात किस तरफ तक जा रही है, और हम पार्टी से अभी भी ये चाहेंगे कि वो इस तरह ना करें, बावजूद इसके कि कतर के अंदर भी कुछ ऐसी अमरीकी फौजी अड्डे थे जिनको निशाना बनाया गया और कुछ मिसाइल उन फौजी अड्डों से हटकर भी लगे। तो अब यहाँ पर तहम्मुल का मुजाहरा तो करना पड़ेगा। मैं इसमें ब्रिगेडियर साहब की बात से थोड़ा तवसत लेना चाहूँगा कि निगोशिएशन टेबल पर बैठना या सफारती सतह पर गुफ्तो शुनीद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इससे तस्लीम करता हूं कि ये बात कहीं ना कहीं होगी, लेकिन अब देखना ये है कि उस सफारती सतह पर उस टेबल पर है क्या। अमेरिका की तरफ से हमें 2 इंडिकेशंस दी जा चुकी हैं। पहली तो है कि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा खुल के बात करे। इसके ऊपर जो है वो IAEA ने भी काफ़ी हद तक कल के हंगामी इजलास में उसके ऊपर भी जिक्र काफ़ी हद तक हुआ। अब दूसरी चीज़ जो ऐड हो गई है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है कि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, अब हम चाहेंगे कि उस पर भी कोई बात की जाए। काजी साहब, अब देखना ये पड़ेगा। काजी साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई अमेरिका का इसराइल का मसला जो है वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम ही है, या फिर उनके मिसाइल प्रोग्राम ही है, या फिर पसे पर्दा जो मामला है वो कुछ और है? देखिए, जोहरी प्रोग्राम तो हमेशा से एक मसला रहा है। ईरान के पास अगर कोई जोहरी सलाहियत है भी, जिस पर काफी हद तक 2011 के बाद से तो काफी शिद्दत के साथ हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी जो लोग इदारे थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बावजूद इसके कि ईरान ने उन तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करने के लिए कई बार कई मीटिंग्स के अदवार में बात कही कि उसके ऐसे कोई मकासद नहीं है। इवन खामनेई साहब ने भी उससे कहा कि हम इनको हराम करार देते हैं। बिल्कुल, एटम बम को हराम करार दिया। उन्होंने कहा 60% से ज्यादा जो है वो यूरेनियम अफज़ूदगी हम लोग करेंगे ही नहीं।
लेकिन अब यहां से बात आगे चली जाती है ना कि अगर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत मौजूद है, ईरान के पास एक सैटेलाइट प्रोग्राम मौजूद है, ईरान अपनी सलाहियत को बढ़ाता चला जा रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने देखा कि इस पे काफी शोर मचाया गया था कि हम चाहते हैं कि दुनिया 1+1 खुद ही कर ले। अब चूंकि दुनिया ने उसके ऊपर उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया था, अब इस तरह के हालात पैदा करने के बाद हम दुनिया से 1+1 करवा रहे हैं खुद से कि देखिए अगर इनके पास जोहरी सलाहियत मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, मशरिक वुस्ता के कई ममालिक को टारगेट करने की कैपेसिटी मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि कैपेसिटी खत्म कर दी जाए। और मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे इसी एक चीज पर जोर दिया जा रहा है और इसी एक चीज पर इसरार भी किया जा रहा है। ठीक, हैदर अली खान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, अमेरिका इसराइल की जानिब से तो पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब किसी और मुल्क की बात होती है, ख़ास तौर पर मैं इस्लामिक कंट्री का कहना चाहूँगी कि वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए तो फिर आपको भी तो उस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना? जी बिल्कुल, आपने जो निशानदेही की है ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, और ये ही वो मुनाफिकत है मगरब की जिसका शिकार वो बनाता आया है आलम इस्लाम को और दूसरे भी कई ऐसे ममालिक जो कि अमेरिका के हिसार में नहीं आते, वेस्ट के हिसार में नहीं आते हैं। जौहरी प्रोग्राम होना ना होना ये एक सलामती, कौमी सलामती या बैनुल-अक़वामी सलामती का मसला हो सकता है, और इसको डिस्कस करने के लिए आलमी इदारे भी मौजूद हैं जहां पर ये बात डिस्कस की जा सकती है, और इसको डिस्कस करने के और बहुत से तरीक़ेकार भी मौजूद हैं, सफारती तरीक़ेकार मौजूद हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, आलमी इदारे मौजूद हैं जहां पर ये बात डिस्कस की जा सकती है। लेकिन अमेरिका और इसराइल वो सिर्फ और सिर्फ ईरान और ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड के मामले में सिर्फ हथियार की ज़बान ही समझते हैं। इसराइल को ख़तरा है ईरान से, क्योंकि ईरान एक इमर्जिंग पावर है मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में ईरान का जो किरदार है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था हमें पिछले कुछ सालों में, बल्कि यूँ कहें कि पिछली कुछ तिहाइयों में, जो कि इसराइल को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। और ईरान के पास एक जौहरी प्रोग्राम होना, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होना इसराइल के लिए अपनी कौमी सालमियत का मसला था। मुतअद्दिद मगरबी स्कॉलर्स इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं और बतदरीज करते हुए आए हैं कि इसराइल अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि वो इस जंग में उसका साथ दे, क्योंकि इसराइल के पास ख़ुद ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ईरान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ईरान की जो अस्करी कुव्वत है, उसको वो ख़ुद निशाना नहीं बना सकता, उसको वो ख़ुद ख़त्म नहीं कर सकता। उसके लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत है, और अमेरिका को इस बात पे कन्विंस करने में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसराइल कामयाब हो चुका है, जिसका नतीजा हमें इन स्ट्राइक्स में दिखता है। क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन था जो पिछले साल हुआ, उसके मुकाबले में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो इसका भी मौजूदा ऑपरेशन का नाम है, इसमें हम देखते हैं कि ये सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं कर रहा, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे भी अटैक कर रहा है, सिविलियन, और इवन ये खबरें भी आ रही हैं अभी, ये अनवेरिफाइड हैं, स्कूल पर हमले हुए सर। जी बिल्कुल, स्कूल पे हमले हुए, 108 बच्चियां उसमें शहीद हुई हैं, और ये खबरें भी आ रही हैं कि सिविलियन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि लीगल हैं, तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की नज़र में भी लीगल हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो मतलब इसकी एक्सटेंट, इसकी हद क्या है, अब ये वक्त ही बताएगा। ठीक हो गया। अभी ख़बर ये मौसूल हो रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने देखा कि कराची में मुज़ाहरे हुए और अमरीकी कौंसल खाने के सामने बड़ी तादाद में हमारे लोग जमा हुए, वहाँ पर एहतजाज किया गया और फिर इदारों की जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और इसी सूरत हाल में 10 से 12 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 27 से 30 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। लाहौर की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर में इस वक्त सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अमरीकी कौंसल खाने के बाहर मौजूद हैं, वहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस मौजूद है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शेलिंग की जा रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अशफाक खान भट्टी से। पहले उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ वापस जाएंगे और मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। अशफाक खान भट्टी, ओवर टू यू, बताइएगा कितनी कशीदगी बढ़ गई लाहौर में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है उसके बाहर, पीछे मेरे साथ में प्रेस क्लब है,
यहाँ खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, सुबह से रैली यहाँ पर थी। दूसरी रैली जो इस वक्त चल रही थी तहरीक मज़ारिए मुस्तफ़ा की मारलोड से आई है, जब वो शामिल हुई है कुछ देर के बाद यहाँ पर लोगों ने जो हंगामा शुरू कर दिया है। उसके बाद गैस की वो स्टार्ट हो गई है और बहुत यहाँ बुरे हालात है और जो है सारी शुरू हो गई है और अभी तक जो है पीछे लोगों का जम में लकीर है, बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ एहतजाज कर रहे हैं लोग और कुछ ग्रेड है उस तरफ से जो है बड़े हालात हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये दरख्वास्त की थी कि तमाम जो लोग हैं अपने दुश्मन के इरादे कामयाब हो रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि जो आपका है बच्चे उधर से निकलो, उधर से निकलो और अपनी जो है खुद बर्दाश्त को रखें सही ताकि अच्छा सिर्फ एक मिनट बाद बचे। जिस तरह कराची के बाद जो वहाँ पर ये हादसा हुआ है और 12 हलाकतें हुई हैं जहाँ अशफाक खान भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे कि अमरीकी कौंसलेट के सामने बड़ी तादाद में मुजाहिरीन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई की तस्वीरें उन्होंने अपने हाथों में उठा रखी हैं। ईरान के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है, बल्कि साथ ही साथ इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। इस मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वापस आ रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।